गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चों? चलिए जल्दी मुझे एक बारी थोड़ा सा मुझे नोटिफाई कीजिए कि क्या मेरी आवाज़ और आपको दिखाई दे रहा है क्या? हेलो एवरीवन। हाँ बच्चों, एक बारी मुझे थोड़ा सा नोटिफाई कीजिए। यस सर, ओके ओके ओके। चलिए गिव मी अ सेकेंड। नाउ परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए चलिए चलिए। ओके डन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए आज हम बात करेंगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के लिए। एक सेकंड के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, सभी बच्चे आ जाएंगे, तब तक ज्वाइन कर लेते हैं सभी बच्चे। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। ओके 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 ओके। चलिए हाँ चलिए। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। सिमिलरली आप अपना पढ़ाई पे भी बहुत अच्छे से डिवोटेड होंगे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे बच्चों कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि इनफाइनाइट और सर्कुलर वायर के कॉम्बिनेशन से है, जो कि हम लोगों ने अभी तक यही दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ठीक है ना? जब तक बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करते हैं, हम लोग थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ कि हम लोगों ने देखा था ये चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। बेसिकली करंट को मेजर करना इज नॉट सो सिंपल। तो हम लोग उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं, कभी उसका केमिकल इफेक्ट पढ़ते हैं, कभी उसका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑब्जर्वेशन थी कि जब भी एक वायर में से करंट मूव कर रहा होगा और उसके आसपास विसिनिटी में कोई भी चार्ज एट रेस्ट पर होगा तो वो करंट उस पे फोर्स नहीं लगाता, लेकिन अगर वो चार्ज में मोशन आ गया तो वो कैपेबल होता है। यानी जो ये नया फील्ड बना, ये मूविंग चार्जेस पर ही फोर्स लगाता है और इस वाली फील्ड का नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दिया गया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो बेसिक लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वन इज बायट सावर्ट लॉ एंड वन इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अभी हम जिसके बारे में, वो है बायट सावर्ट। तो बायट सावर्ट के लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला एनालाइज किया था, डिफाइन किया था कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास? मी नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और डीएल क्या था? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। स्ट्रेट वायर है तो सिंपल, और अगर कर्व होगा तो वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। चलिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था फाइनाइट वायर के केस में। फाइनाइट वायर के केस में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखाई दिया कि म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। हाँ जी, स्ट्रेट वायर के कारण हम लोगों ने एनालाइज किया कि फॉर्मूला आया हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और डी क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से वायर पे जी वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा बीटा क्या थे बच्चे? ये एक्सट्रीम्स के साथ, रेफरेंस लाइन के साथ एक्सट्रीम्स कितने एंगल पे जा रहा है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला डायग्राम के साथ याद होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि उसके बारे में हम लोगों ने अलग अलग केसेस पढ़े कि फाइनाइट वायर होगी तो क्या होगी, सेमी इनफाइनाइट होगी तो क्या होगी। एंड वी रियलाइज कि सभी हम लोगों को आते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई बाय 2r होता है। लेकिन अगर उसी सर्कुलर वायर में से कोई भी एक आर्क लेंथ हमें मिल जाए तो उस आर्क लेंथ का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो ये था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इनटू अल्फा। अल्फा क्या था हमारे पास? एंगल इन रेडियन। और अल्फा कौन सा एंगल होता है वो जरा ध्यान से देखना। ये वाला एंगल अल्फा होता है बच्चों, ये वाला एंगल। यानी जो आर्क सस्टेन कर रही है, एक ये अल्फा है और एक ये वाला एंगल है। तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस अल्फा। तो हमें आंसर में क्या लिखना है? ये जो अंदर वाला एंगल है अल्फा, ध्यान रखना। क्योंकि हमें प्रूफ के साथ साथ हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने कौन सा पैरामीटर कहाँ से डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम लोगों के पास ये इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट आ गया था।
अब हम अगर बात करें तो ध्यान से सुनना बच्चों, जिस बारे में आज हम बात करने वाले, ये 4 से 5 क्वेश्चन है। हालाँकि क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखिए इसमें ये अजीबो-गरीब डायग्राम दिखाई दे रहा है, बड़ा विचित्र सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, देख के हम लोगों को हो सकता है कि क्वेश्चन ना भी हो समझ में। तो सभी क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही डिज़ाइन किए गए हैं, ऐसे ही सिलेक्ट किए गए हैं कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब हम अगर बात करें, आज एक नया मेथड और सिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर ये मेरे पास एक वायर है बच्चे, लेट्स से दिस इज़ अ वायर, और इस वायर में क्या है, करंट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे, जल्दी बताइए? कि हम लोगों को पता है सर कि करंट ऊपर चल रहा है, जिस भी पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टू स्ट्रेच आवर फिंगर और पाम विल गिव्स यू द डायरेक्शन, है ना? अगर मैं इसको गोल पूरा घुमाऊं इस वायर के कारण, तो वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, ये देखिए ऐसी, सर्कुलर। कैसी बनने वाली है? सर्कुलर। कैसी बनने वाली है बच्चों? सर्कुलर। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट अलग अलग हो सकता है ना बच्चे। तो अलग कोई यहाँ पे पूछेगा 1 सेंटीमीटर पे, कोई 2 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, कोई 3 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, कोई 4 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, कोई 5 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है। तो सबका सर्कल अलग अलग हो जाएगा, बट ये बनेंगे एक ही सेंटर को पॉइंट रखते हुए। तो मैग्नेटिक लाइन जो होंगी ना, वो कॉन्सेंट्रिक होंगी। कैसी होंगी बच्चों? कॉन्सेंट्रिक। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, अगर हम थोड़ा सा और एनालाइज करें अब इन चीजों को, तो हमें इतना समझ में आ गया कि मैग्नेटिक लाइन पहली बात तो वायर के कारण कैसी बनने वाली है? कॉन्सेंट्रिक। चलिए डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। मान लो ये वायर है, करंट मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बनने वाली है, ठीक है ना? और जैसे जैसे दूर होता चला जाएगा, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए, अब फिर हम लोगों को यहां से देखा गया स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे डी इंक्रीज होता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है ताकत, वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या यहां तक? सभी बच्चे बोलेंगे, रिप्लाई करेंगे जल्दी। हेलो एवरीवन, हाँ, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हम्म, ओके परफेक्ट। चलिए, डन डन डन, चलिए। ओके ओके, चलिए चलिए। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। सभी बच्चों को बुला लीजिए बच्चे, इनवाइट कर दीजिए सभी बच्चों को कि क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोगों ने बोला कि एंड वी या टॉप व्यू मेथड क्या होता है, कि वायर में करंट जा रहा है ऊपर से, ठीक है ना? सामने से देखेंगे तो हमें पूरी वायर दिखाई दी, लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूं, अब आप ऊपर मत देखना, आप ये देखना। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये टॉप व्यू मेथड हो गया, आपको क्या दिखाई देगा? एक सर्कल, एक छोटा सा पॉइंट। ये बहुत मोटी वायर ले ली हम लोग ने, बहुत छोटा सा पॉइंट। तो टॉप व्यू मेथड क्या कहता है? पॉइंट बोलेगा। अब देखिए करंट ऐसे चल रहा था, करंट ऐसे चल रहा था, तो वो करंट आपको बाहर आते हुए दिखाई देगा, है ना? तो एंड व्यू या टॉप व्यू क्या कहता है, कि करंट आपको डॉट बाहर आते हुए दिखाई देगा, या क्रॉस अंदर जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है ना? अब वही, ये एक वायर बन गई, इनफाइनाइट वायर। क्या कहता है? पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पाम, यानी कर्ल द फिंगर। तो ये फिंगर को अगर मैं कर्ल कर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सेम वही रिजल्ट आ गया आपके पास, बट कौन से मेथड से? टॉप व्यू या एंड व्यू? दोबारा सुनिए, वायर है, वायर के कारण हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड देखी, कुछ ऐसा बनता है, ये रहा, ठीक है ना? इसी को अगर मैं टॉप व्यू से देखूं, टॉप व्यू का मतलब क्या है? ऊपर से देख रहे हैं हम लोग। ऊपर से देखेंगे तो आपको ये वायर एक पॉइंट दिखाई देगा, मैंने वो पॉइंट बना दिया। अब करंट किधर आ रहा है बच्चे? बाहर। तो करंट बाहर आ रहा है, यानी ये पॉइंट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट इस वाली वायर में से बाहर आ रहा है, यानी ये वाली वायर बन गई। अब इस वाली वायर में करंट, ये अंगूठा है, थंब को अंगूठे की डायरेक्शन में रखिए और पाम को कर्ल कर दीजिए। तो ये कर्ल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटे? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या रिप्रेजेंट करेगी बच्चों?
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब इस पर आप किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी बच्चों। ये देखिए, पहले बताइए क्या ये टॉप व्यू मेथड समझ में आया क्या आप लोगों को? चलिए, अब टॉप व्यू मेथड समझ में आ गया हम लोगों को। इसको एंड व्यू भी बोलते हैं, किसी एक पॉइंट के एंड से देखना या सामने से देखना, साइड व्यू भी बोल देंगे, टॉप व्यू भी बोल देंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से व्यू से चीजों को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक इनफाइनाइट वायर है, बच्चों ध्यान से सुनना। इनफाइनाइट वायर है और उस इनफाइनाइट वायर को मैंने कुछ एक ऐसी शेप दे दी, ठीक है ना। ये एंगल जो बन रहा है दिस इज 120 डिग्री एंगल, और जो ये साइड लेंथ है ये वाली यहां से यहां तक की लेंथ है ए, ठीक है। हमसे बोला गया इस पॉइंट ओ पर कैलकुलेट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड। तो सुपरपोजिशन लगाएंगे। सुपरपोजिशन क्या कहता है, हर एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्शन देखेंगे, अगर सभी के कारण डायरेक्शन सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अगर डायरेक्शन अलग आई तो सेम वाली डायरेक्शन को एक साथ, अलग वाली डायरेक्शन को एक साथ, फिर प्लस माइनस करके वट जो भी आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब सुनिए, देखिए उन्होंने बोला यहां से यहां आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जी। चलिए बना लिया हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया बच्चों। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये एंगल कितना बना बच्चों, 60 डिग्री। देखिए, इस वाली वायर के कारण तो हम लोगों को बहुत इजी निकालना पड़ जाएगा। इस पॉइंट पर निकालना है, सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दो। ये 60 डिग्री तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना बन गया बच्चे, 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, हमें ये डी डिस्टेंस चाहिए। वायर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, हमें ये डी डिस्टेंस चाहिए। हमें पता क्या है ये वाला, तो ये एंगल 30 डिग्री, तो डी की वैल्यू इस वाली वायर के लिए क्या आ गई, डी की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस ऑफ 30 डिग्री। चलिए, अब हमें अल्फा बीटा निकालने। अल्फा बीटा क्या होते हैं, रेफरेंस लाइन से दोनों एक्सट्रीम्स को जोड़ो। लो जी, ये 30, इधर भी 30, तो अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या आ गए बच्चे, 30 डिग्री। तो ये बी वाली वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, अंदर आएगी बाहर आएगी? तो हम लोग देख लेते हैं करंट किधर है बच्चे, इस डायरेक्शन में, पाम अंदर की डायरेक्शन में। यानी जो B2 आएगी, B2 किधर आई बच्चों, अंदर की डायरेक्शन में। लीजिए, ये भी डायरेक्शन आ गई। तो इस वाले फॉर्मूले में हम अल्फा बीटा और डी की वैल्यू रखेंगे और हमें B2 की वैल्यू पता लगी। अब बात करते हैं इस वाली वायर के कारण। ध्यान से देखना, अब ये वाली वायर एक इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर बन गई बच्चों। पॉइंट यहां पर रखा हुआ है, ये रहा डी, और ये डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों, ए। तो ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये 60 डिग्री एंगल बना। चलिए, ये डेटा हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस पॉइंट पे निकालना है वायर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आ गई भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बना डी। ये हमें ए गिवन है, तो ये एंगल कितना बचे, 30 डिग्री। तो ए डी की वैल्यू इस केस में भी क्या होगी, डी की वैल्यू होगी बच्चे ए कॉस 30 डिग्री। लो जी, डी की वैल्यू आ गई ए कॉस 30 डिग्री। अब इस रेफरेंस लाइन से दोनों एक्सट्रीम्स को जोड़ते थे, तो एक एक्सट्रीम तो ये होगा, ये एंगल कितना बना, अल्फा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, और बीटा की वैल्यू, इनफाइनाइट वायर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। लो सर, बीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन देखो। डायरेक्शन देखिए किधर है सर, ये करंट, ये पाम, तो डायरेक्शन B1 की, इस वाली वायर को 1 बोल दो। तो B1 की डायरेक्शन भी किधर है बच्चों, अंदर की डायरेक्शन है सर। तो B1 भी पता लग गया, B2 भी पता लग गया। सिमिलरली B3 भी आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा। तो B3 देखिए, करंट इधर है, डायरेक्शन अंदर, यानी B3 की डायरेक्शन भी अंदर आएगी। अब B3 की डायरेक्शन अंदर आएगी, B3 बिल्कुल B1 का ही तो रेसिप्रोकेट है, बिल्कुल उल्टा इसका बिल्कुल सेम है। तो यानी मैं लिख सकता हूं B1 इज इक्वल टू B2, सॉरी B3, है ना। तो देखिए हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, B1 प्लस B2 प्लस B3। तीनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि तीनों के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है बच्चे, अंदर है। बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके ओके अरुण, आया समझ में बच्चों? चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों को क्या दिखाई दिया कि जब भी इनफाइनाइट वायर आ जाएगी तो हमें फोकस ही तीन चीजों पे करना है, डी, अल्फा एंड बीटा। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या गिवन है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस दे दी है। अगर हमें तीनों एक्सिस दे दी गई है, ध्यान से सुनना बच्चों,
तो हमें इन तीनों एक्सिस का एक रिलेशन पता है कि एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस क्वेश्चन को, जो 3D वाला क्वेश्चन है, इसको मैं 2 डायमेंशन बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? देखिए, अगर मैं जेड एक्सिस पे खड़ा होके, जेड एक्सिस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपके पास एक्स है, ये वाई है, और मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दिखाऊं तो बेसिकली ये जेड एक्सिस है आपके पास, यानी बाहर की डायरेक्शन में, है ना। वाई ऊपर है, एक्स लेफ्ट में है, तो ये आपके पास बाहर की डायरेक्शन में जेड एक्सिस है। अब ध्यान से सोचना, ये क्वेश्चन में ये दो वायर है, कितने पॉइंट पे रखी गई है, एक्स के, यानी यहां पर -a,0,0 पर रखी गई है, और एक वाली वायर कहां पे रखी गई है बच्चों, a,0,0 पर। चलिए, अब अगर मैं जेड एक्सिस से, यानी यहां से बाहर से खड़ा होके देखूंगा, बाहर से खड़ा होके देखूंगा, तो ये वाली वायर का करंट मुझे बाहर आता हुआ दिखाई देगा ना। तो साइड व्यू देख लो। अब साइड व्यू का मतलब क्या है, जेड एक्सिस जो ये वाली वायर है, मैं इनको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाली वायर इनफाइनाइट वायर है, बाहर की डायरेक्शन में करंट आ रहा है। तो बताओ, क्वेश्चन इजी बन गया क्या? ये वही क्वेश्चन बन गया जैसे हम लोगों ने कल किया था? जल्दी बताइए भैया। ऐसा डायग्राम देख दिया तो हम लोगों को देख के डर लगने लगा है, बट इसलिए साइड व्यू मेथड या टॉप व्यू मेथड बताया था कि इस डायग्राम को किसी भी एक एक्सिस के साइड में खड़े होकर एनालाइज कीजिए। तो हमने देखा एक्स और वाई तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक प्लेन पे बना लेते हैं। तो जेड एक्सिस ये रही। तो अगर मैं जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो ये वाली वायर है, ये बाहर बाहर आती हुई दिखाई देगी। करंट की डायरेक्शन देखिए, बाहर आते हुए, तो बाहर आते हुए तो मैंने डॉट बना दिया। और कैसी है, इनफाइनाइट वायर है, तो मैंने लिख दिया कि ये एक इनफाइनाइट वायर है। कैसी वायर है बच्चों, ये इनफाइनाइट वायर, जिसमें करंट कितना चल रहा है बच्चों, आई करंट चल रहा है। बताइए, समझ में आया क्या? सिमिलरली ये भी एक इनफाइनाइट वायर है, ये भी एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें भी करंट कितना चल रहा है बच्चों, आई करंट चल रहा है सर। बहुत बढ़िया, अब तो क्वेश्चन इजी बन गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यहां पे निकालो, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट a,0,0, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट 2a,0,0। मैं कह रहा हूं कितने भी पॉइंट्स निकाल लो, हमें उससे क्या मतलब। अब देखिए क्या निकालना है। अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो बताइए तरीका क्या है। थंब को रखो बाहर, करंट की डायरेक्शन, अब करंट वायर बाहर है तो करंट बाहर, थंब बाहर, पुट दी फिंगर मतलब स्ट्रेच दी फिंगर, तो ये स्ट्रेच कर दिया हम लोगों ने। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर, यानी इसके कारण वायर नंबर 1, वायर नंबर 2 के कारण, वायर नंबर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर B1, वायर नंबर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, नीचे। लो जी, ये निकल गया। अब इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर ये दूरी भी ए गिवन है हमें, ये डिस्टेंस भी ए गिवन है हमें। प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अब लोग हम लोगों के लिए। अब देखिए, B1 स्ट्रेच दी फिंगर, और पोजीशन इधर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बच्चों। यहां पर ध्यान रखना, B1 ये हमारे पास R बना, और ये मैग्नेटिक फील्ड B1। अब इधर के कारण देखिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी आएगा, ये हमारे पास B2 बना। तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, वो रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा B नेट। पहले ये बताइए, क्या ये चीजें समझ में आई क्या आप लोगों को? सभी बच्चे बताएंगे क्या चीजें समझ में आई, विजुलाइज करना है। मेरा मतलब ये था, मेरा कॉन्सेप्ट ये था, आज इस 3D पिक्चर को 2D में कन्वर्ट करना था बाय यूजिंग साइड व्यू मेथड। क्या साइड व्यू मेथड समझ में आया है क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या साइड व्यू मेथड समझ में आया क्या? राइट, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। प्लीज डू रिप्लाई, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों। चलिए, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। बाकी दोनों पॉइंट्स पे आप लोग निकालेंगे, दोनों पॉइंट्स पे आप लोग निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाली वायर है, देखो ध्यान से, ये इनफाइनाइट वायर है बच्चों। ये एक ऐसे कर्व दे दिया हम लोगों ने, और फिर ये ऐसे चली गई।
हमसे इस पॉइंट ओ पर पूछा गया है, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे पूछा होता तो शायद मेरे लिए क्वेश्चन कुछ इजी बन गया होता, क्योंकि इस वाली वायर के कारण और इस वाली वायर के कारण तो जीरो हो गया होता, तो हमारे कारण बस ये रह गया था। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया और बोला गया कि जो ये सेपरेशन है ना, ये आर है और इसका जो रेडियस है वो भी आर है। ठीक है, करंट ऐसे चल रहा है। चलिए भैया, अब हमें इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, तो इसको 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं, इसको मैं 3 बोल देता हूं। ध्यान से सुनना बच्चों, अब ध्यान से देखो। तो जो ये वाली वायर बनाई 1, ये रही वायर 1, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गई। और पॉइंट कहां पर है? पॉइंट वायर के पीछे है, यानी वायर के सामने नहीं है। तो व्हाट विल हैव टू डू? वी हैव टू एक्सटेंड दी वायर। ये वो वाला स्पेशल केस बन गया, ये वो वाला स्पेशल केस बन गया जो हमें रिक्वायर्ड थी, कि इस केस में हमें वायर को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस पॉइंट से यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सर ये लाइन आ गया हमारे पास डी। कितनी आगे बच्चे? ये डी। अब ध्यान से देखना, तो जी डी तो पता, अब डी कैसे कैलकुलेट करें? अब ध्यान से सुनना, फिर हमें क्या करना है, देखिए अब जो कि ये सेंटर है, ये सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करूंगा तो ये रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा। ध्यान से देखो, ये सेपरेशन भी आर गिवन है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया बच्चों। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। तो इसका बाइसेक्टर कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री, है ना। और ये कितना है बच्चे? हमारे पास पता है हमें आर है, तो आर का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा चला जाएगा बेटे? आर कोस 30 डिग्री, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई? आर कोस 30 डिग्री लीजिए। लेकिन अभी हमें एक्सट्रीम्स को जोड़ना है, तो एक्सट्रीम्स, उस पॉइंट को एक्सट्रीम्स के जोड़ी, एक एक्सट्रीम तो ये हो गया और एक एक्सट्रीम वही हो गया बच्ची। यानी इसमें दोनों एक्सट्रीम्स रेफरेंस पॉइंट से, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉक है, ये भी क्लॉक है, तो एक अल्फा को लेके, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेके चलेंगे। तो मान लो अल्फा की तो वैल्यू हो गई 90 डिग्री, और ये कितना हो गया बच्चे? बीटा। तो बीटा कितना हो गया? -30 डिग्री। जल्दी बताइए, क्या अल्फा, बीटा और डी में कोई इशू आया क्या? अल्फा, बीटा और डी में कोई इशू आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, अल्फा, बीटा और डी में कोई इशू आया क्या? नो सर, वेरी गुड। तो हमें ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं, इस वाली वायर के कारण भी डिट्टो ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। तो अल्फा बीटा की वैल्यू सेम आएगी, डी की वैल्यू भी सेम आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो थंब को यहाँ पे रखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यानी B1 और B3 के कारण क्या रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने वाली है। लेकिन अब बात करो इस आर्क के कारण। अब इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें इस पॉइंट सेंटर पर। अब देखिए क्या करती है, आर्क के कारण हम लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है कि आर्क के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, और जो ये अंदर वाला एंगल होगा ना, ये अंदर वाला जो आर्क बना रही है, ये हमारा अल्फा है। अब ये अल्फा कैसे निकलेगा? देखिए, ये तो हम लोगों को पता लग गया 60 डिग्री है, तो ये कितना पता लग जाएगा बेटा? 300 माइनस 60, सॉरी 360 माइनस 60, तो 300। लेकिन ये 300 डिग्री आ गया, हमें तो रेडियन में चाहिए, तो रेडियन के लिए क्या करो? 2 पाई में से पाई/3 माइनस कर दो, तो व्हाट विल वी हैव? 5 पाई/3। अब इस वाले फॉर्मूले में आंसर रखिए, तो B2 देखिए कितना आया बेटा? B2 की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट I/4 पाई R इंटू 5 पाई/3। डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन किधर है बच्चे? डायरेक्शन इसके भी कारण अंदर ही है, तो B1, B2, B3 तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। B1 और B2, B1 और B3 कैसा बनेगा बच्चों? सेम वैसा बनेगा, सेमी इनफाइनाइट वायर, और उस केस में पॉइंट वायर के सामने नहीं है, तो उस केस में वी हैव टू एक्सटेंड दी वायर। एक्सटेंड दी वायर करना है तो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा बीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो एक को पॉजिटिव मान लेंगे और एक को नेगेटिव मानेंगे। बड़े वाले को पॉजिटिव मान लो, छोटे वाले को नेगेटिव मान लीजिए। चलिए, यहां तक बताइए, क्या थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया सभी बच्चों को? हाँ, प्लीज डू रिप्लाई, जितना अच्छे से रिप्लाई करेंगे हम उतने ही अच्छे बढ़ेंगे। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। मैंने प्रोसेस बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके देखेंगे। आंसर अगर करेक्ट आ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस है बच्चों, देखना इजी लगता है, जब हम खुद करने बैठेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो देख के समझना कि अरे ये तो बहुत इजी, आगे आगे नहीं होता।
कोई भी एक क्वेश्चन करने बैठोगे तो पक्का कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आप लोग रुक जाने वाले हो। तो ऐसा नहीं हुए तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। फिर वही विजुअलाइजेशन की बात कर रहा है ये लोग। क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। देखिए ये रही जेड एक्सिस, यानी ये रही जेड एक्सिस। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए एक वायर है, वायर वो पैरेलल टू जेड एक्सिस आ रही है। यानी कोई एक वायर है, लो वायर भी बना देता हूं, ध्यान से देखना। ये रही वायर पैरेलल टू जेड एक्सिस आ रही है। कहां पर आ रही है? एक्स एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट पर, यानी -r, 0 पॉइंट पर। ठीक है ना। ये रही वायर, ये जेड एक्सिस है, ये वायर है। ऐसे वायर आ रही है इंफिनिटी से और फिर इसको घुमा दिया ऐसे। देखो ये घुमा दिया। कौन से प्लेन में घुमाया? एक्स और वाई प्लेन में घुमा दिया, यानी एक सेमी सर्कल बना दिया एक्स वाई प्लेन में घुमा के। फिर किधर चली गई वो ऐसे चली गई पैरेलल टू वाई एक्सिस। दोबारा देखो ये शेप बनी बच्चे यहां पर। देखो ये वाली वायर है, ऐसे आई, फिर घूमी, फिर नीचे की तरफ चली गई। क्या ये फिगर को एनालाइज करना इजी है? इसलिए मैं कहता हूं इस चैप्टर में प्योरली इमेजिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप एक्स वाई जेड को कितने अच्छे से इस प्लेन पे लेके आओगे। क्वेश्चन देख के तो बड़ा गंदा सा लग रहा है, समझ में भी नहीं आएगा। बहुत बच्चे बड़े परेशान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। दोनों ही सेम क्वेश्चंस मारे हैं और दोनों ही वो क्वेश्चंस है जो बहुत अच्छे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसलिए कह रहा हूं दोबारा समझिए। जेड एक्सिस ये है हमारे पास, लेकिन वो कह रहा है कि एक वायर पैरेलल टू जेड एक्सिस आ रही है और कहां पे कट करी है? एक्स इज इक्वल टू -r पे। तो ये रहा, ये तो ओरिजिन है एक्स वाई जेड। ये वायर ऐसे आई, यानी ऐसे आ रही है, फिर इसको घुमा दिया और फिर ये यहां से ऐसे नीचे चली गई। ये वाला फिगर है। इस वाली फिगर को हम लोगों ने 2D में बनाने की कोशिश की है, लेकिन रियलिटी में क्या है? ये ऐसी फिगर। अब सोचो आप लोग, हमसे बोला गया इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अच्छा बच्चों इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो देखिए ये क्या सेमी इनफाइनाइट। पहले इस वाली वायर के कारण देखो, ये वाली वायर नंबर 1, ये वाली वायर नंबर 2, ये वाली वायर नंबर 3। चलिए तो वायर नंबर 1 के कारण, अब भूल जाओ ये सेकंड और थर्ड है। वायर नंबर 1 के कारण देखियो, क्या ये सेमी इनफाइनाइट वायर बन गई? यस सर। क्या वायर के बिल्कुल सामने पॉइंट है? यस सर। तो क्या अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी? यस सर। क्या बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी? यस सर। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही हो गया? यस सर। तो B1 का मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चे? B1 का मैग्नीट्यूड आया म्यू नॉट। चलो मैं लिख देता हूं क्या क्या वैल्यू है, ध्यान से सुनना आप लोग। इस वाली वायर के लिए ये एक इनफाइनाइट वायर है, लेकिन इसके लिए सेमी इनफाइनाइट वायर बन गई, तो यही डी आ गया आपके पास। तो डी की वैल्यू तो आ गई आर। जब यहीं से इस वाले एक्सट्रीम्स को ओवरलैप करेंगे तो अल्फा की वैल्यू बन गई 0 और बीटा की वैल्यू बन गई 90। और हमें अल्फा बीटा डी तो चाहिए, आ गया जी। निकाल लेंगे आप लोग तो B1 की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शन देखिए B1 की। डायरेक्शन देखिए क्या है बेटा? करंट अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी थंब, पाम, नीचे नीचे बोले तो वाई एक्सिस का नीचे कौन सी हो गई? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r। और नीचे है तो -j कैप, -j कैप। ये बताइए क्या B1 आया क्या आप लोगों को? सभी बच्चे बोलेंगे क्या B1 आया क्या? हाँ बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड दीपा। बट डायरेक्शन भी साथ के साथ इंट्रोड्यूस करानी है। चलिए अब B2 के कारण आ जाओ। B2 तो एक सेमी सर्कल बन गया सर। दोनों एक्सट्रीम्स को जोड़ेंगे तो एंगल पाई बना सर। पाई बना तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r में, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r में अल्फा की वैल्यू पाई रखो, पाई ने पाई को मारा तो B2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? B2 की वैल्यू देखिए म्यू नॉट आई बाय 4r। चलो म्यू नॉट आई बाय 4r। चलिए जी अब डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन किधर है बच्चे? कल दिखाई थी स्ट्रेट वायर है तो थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। उल्टा पड़ा था कि अगर सर्कुलर वायर आ गई तो कर्ल फिंगर विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अंदर है, अंदर बोले तो बाहर जेड एक्सिस है, तो अंदर बोले तो कौन सी एक्सिस हो जाएगी? -z। तो हमारे पास कितना आ गया? -z को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? k कैप। लो जी ये आ गया। बोलो इतना समझ में आया क्या? यानी B2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? म्यू नॉट
I बाय 4R माइनस के कैप। चलिए, अब तीसरी वायर क्या है? तीसरी वायर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। अरे सर, ये भी तो सेमी इनफाइनाइट वायर बन गई। बिल्कुल बन गई। सेमी इनफाइनाइट वायर बन गई तो बच्चे यही डी हो जाएगा। ये आर कोमा जीरो गिवन है, यही डी हो गया, यानी डी की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? आर। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 0। बीटा की वैल्यू क्या हो गई बच्चे? 90 डिग्री। ठीक है। अब डायरेक्शन देखिए, करंट नीचे की डायरेक्शन में बच्चे नीचे रखा, किधर गया? अंदर। अंदर कौन है सर? वेरी गुड, अंदर कौन है बच्चे? तो B3 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? अगर इस वाली वायर को हम 3 माने तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई आर, और अंदर गया तो माइनस के कैप। यानी इस वाली वायर और इस वाली वायर के कारण माइनस के डायरेक्शन में है, और इस वाली वायर के कारण, जो ये वाली वायर थी, इसके कारण माइनस जे डायरेक्शन में है। तो ये B1 B2 B3 वेक्टोरियली ऐड कर दो। अब इनको बोलो, समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या ये चीजें समझ में आई क्या? वेरी गुड। अब ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, आज का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही हम लोगों ने 3D विजुअलाइजेशन पे रखा था, और आपको चीजों को एनालाइज कराने की कोशिश करनी थी कि आप लोग किसी भी मुश्किल वाले क्वेश्चंस को बहुत इजी, बहुत कन्वीनियंट फॉर्म में आप लोग समझ सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है मुझे तो, है ना? फिफ्थ क्वेश्चन तो आपको भी बहुत इजी लगना चाहिए। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए बच्चों। कोई बात नहीं बच्चे, एक बार फिफ्थ क्वेश्चन को देख, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, क्लास बेटा टाइम पर अटेंड कीजिए, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इधर देखो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और जेड एक्सिस इधर बनाई, तो जेड एक्सिस रियलिटी में कहाँ है? ये रही जेड एक्सिस, ये रही। समझने की कोशिश करो। तो जेड एक्सिस रियलिटी में तो बाहर है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में इधर बनी है जेड एक्सिस। लेकिन आप बाहर लेके चलो ना। अब देखिए, वायर कैसे चल रही है? वायर आई है इधर से आई है जेड एक्सिस। ठीक है। फिर जेड एक्सिस से आगे इसने ऐसे कर्व ले लिया, ये ले लिया कर्व, और फिर किधर चली गई? पैरेलल टू जेड एक्सिस चली गई। यानी जिधर से आई उधर ही चली गई। देखो, ऐसे आई है, ऐसे आई है अंदर की तरफ, घूमी, और ऐसे निकल गई बाहर की तरफ। तो अब इनको ऐसे नहीं बना सकते, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। आप समझिए ध्यान से। अब हमसे बोला गया, इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, ए जो कि आर रेडियस पर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखो, अब ये वाली वायर है ना, ये वाली वायर ऐसे जा रही है, इनफाइनाइट वायर है, दूर से आ रही है। तो इस वाली वायर के लिए ये वाला केस कौन सा बना? सर, ये वाला केस तो वही बन गया ना, कि सेमी इनफाइनाइट पॉइंट सामने रखा हुआ है, ये पॉइंट ओ रहा, तो ये दूरी डी की वैल्यू ही क्या बन गई? आर। और डी और अल्फा दोनों ओवरलैप कर गए, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 0। और दूसरे केस के लिए बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 90 डिग्री। चलिए सर, अल्फा भी पता लग गया, बीटा भी पता लग गया, डी भी पता लग गया। मैं फिर कह रहा हूं, प्योरली खेल ही इमेजिनेशन का मेरे बच्चों। अगर इमेजिनेशन अपने अच्छे से कर पाए तो चीजें समझ लेना बहुत इजी लगने वाली है। अगर इमेजिन नहीं कर पाए तो समझ लेना बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। चलिए, तो आई होप ये समझ में आए। दोबारा देखिए, वायर बाहर से आ रही है जेड एक्सिस के अलोंग, यानी वायर भी ऐसी आ रही है, वायर ऐसे आ रही है, तो ये तो इस वाले पॉइंट के लिए सेमी इनफाइनाइट वायर बन गया। अब इस वाले के लिए देखिए, वायर बाहर गई, यानी करंट आया ऐसे और ऐसे चला गया। अब दोबारा देखिए, ये वाली वायर ऐसे गई है रियलिटी में बाहर की तरफ। तो तुम्हें नहीं लगता है इसके लिए भी ये सेमी इनफाइनाइट वायर वाला ही केस बन गया? तो इस केस के लिए क्या बन गया? ये आ गया बच्चों, लो। तो इस पॉइंट पर वो ये वाला डी बन गया, और डी कितना गिवन है बच्चे? रेडियस आर ही गिवन है हम लोगों को। तो एक एंगल तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 90 डिग्री। अब ये क्या बन गई? एक सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल के कारण कितना है बेटा? म्यू नॉट आई बाय 4r। म्यू नॉट आई बाय 4r, ये अंदर। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन देखिए, इस वाली वायर में करंट किधर चल रहा है? अंदर। तो करंट अंदर, पाम। नीचे, नीचे कौन सी एक्सिस है बेटा? माइनस जे। नीचे कौन सी एक्सिस है? माइनस जे। तो B1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो माइनस जे में आएगा। B2 के कारण, ये 2 है बच्चे, B2 के कारण देखिए किधर आएगा?
अंदर अंदर कौन सी है, बाहर जेड है, तो अंदर कौन सी होगी, माइनस जेड बोले तो माइनस के कैप। B3 के कारण देखिए B3 तो ये रहा B3 सर, करंट इधर है, नीचे नीचे बोले तो माइनस जे अगेन, तो B3 के कारण भी कितना आएगा बेटा, माइनस जे। बोलो समझ में आया क्या, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन, और इसमें से 3 क्वेश्चन IIT मेंस में पूछे जा चुके हैं। वेरी गुड, इसलिए कहता हूं बच्चों कि क्लास ने रेगुलर अटेंड किया करो, पहले टाइम से 2 से 3 फिक्स है तो फिक्स रखो, टाइमर लगा के चल लो कि 2 से 3 आप लोगों के लिए रखी गई है स्पेशली। मुझे कोई मजा नहीं आता इस चीज में, मैं सच्ची बताऊं, लेकिन आप लोगों को मुझे लगता है कि क्वारंटाइन चल रहा है, बच्चे अभी, क्योंकि बहुत सिलेबस हो जाता अगर हमारी लाइव क्लासेस चल रही होती, तो शायद फिजिकल क्लास में भी हम यही चैप्टर पढ़ा रहे होते, लेकिन अभी आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैट ही खत्म हुआ है, इसलिए कहीं समहाउ मैंने दिल से सोचा कि बच्चों को अभी और अच्छे से अच्छा बताया जाए, कि एक बारी बच्चा दिमाग में बिठा ले कि ये चीजें होती है, फिर फिजिकल क्लास जब भी स्टार्ट होगी, चाहे वो अगले महीने हो चाहे उससे अगले महीने हो, कि आप लोगों के लिए बहुत ईजी लगे, एक ब्रश अप करना पड़े हमें, कि जल्दी जल्दी क्रैश कोर्स करते हैं रिवीजन की तरह, हाँ सर आता है, और हमें बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस मिल जाएगा। बट मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे बहुत रेगुलर रहते हैं, कुछ बच्चे रेगुलर नहीं रहते। प्लीज, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा यहाँ पर इंटरेस्ट अपने मन से बैठा हुआ है, बेशक कितने भी मत बैठो, चाहे एक भी बैठेगा ना, मैं उसके लिए भी क्लास रेगुलर चलेगी। मेरा फोकस है कि एक बच्चा भी बैठेगा जो दिल से, उसको भी उस लेवल तक लेके जाना है कि वो बोले वाह, फिजिक्स में बहुत मजा आ गया, मतलब मजा आ गया, और प्रैक्टिस कीजिए बस आप लोग, तो टेंशन नहीं लेना, हर टाइम डेली 2 से 3 आप लोगों की फिजिक्स की क्लास होती है, और वो होती रहेगी। चलिए आइए, तो हम लोगों के लिए पांचों क्वेश्चन आ गए। पांचों क्वेश्चन में क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से 3D का 2D कन्वर्जन देखना था, और वहां पर हम लोगों के लिए एक और होता कि हम लोगों को साइड व्यू समझ में आ गया, कि चीजों को देखने के अलग अलग देखने का तरीका भी हम लोगों को समझ में आ गया। सेकेंडली, अब देखिए ध्यान से, आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ये सर्कुलर वायर है, फिर देखिए, सामने से देख रहे हो तो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ना, अब साइड से देखिए, साइड से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा बस, ठीक है ना, तो यही तो व्यूज होता है। अच्छा, ये सर्कल है तो इस पे एक्सिस कौन सी है, सेंटर से पास करने वाली लाइन, ये लाइन होती है एक्सिस, किधर भी कर लो, ये एक्सिस लाइन है, इसकी एक्सिल लाइन। अब हमें इस पॉइंट पर निकालना है, हमें इस पॉइंट पर निकालना है, वही हमारा टॉपिक का नाम है आज, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू ऑन द एक्सिस ऑफ current carrying सर्कुलर वायर। ध्यान से देखना बेटे, अगर ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर होती तो सेंटर पर कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2r, और किसी भी एक आर के कारण कितना है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू अल्फा, लेकिन हमें एक्सिस पे कैलकुलेट करना है। वेरी गुड, हमें एक्सिस पे कैलकुलेट करना है। अब देखिए सामने से, अगर सामने से देखेंगे तो सर्कल ऐसा दिखाई देगा, साइड से देखेंगे तो हमें सर्कल ऐसा दिखाई देगा, मतलब बात वही है, देखिए सामने से ये दिखाई दे रहा है, और साइड से देखेंगे तो ये वाला एज दिखाई देगा। चलिए, अब ये इसका सेंटर है, जिसका रेडियस हम लोगों ने आर माना हुआ है, तो ये रेडियस आर हो गया बच्चे, डायग्राम समझना पहले, और यहां से ये एक्सिस हो गई बच्चे, इस एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट हम चूज कर लेते हैं, लेट्स सी ये वाला पॉइंट चूज कर लिया हम लोगों ने पी, हमें इस एक्सिस पे, इस पी पॉइंट पे, जो कि सेंटर यानी ओ से कितनी दूरी पर है बेटे, एक्स दूरी पर है, और इधर भी ये एक्सिस है बच्चे, तो हमारे पास, हमें डायग्राम थोड़ा समझ में आ गया कि चलिए भैया, ये हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हो गई। अब करंट है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये जा रहा है। अब याद करो, सर्कुलर वायर में आइडियल डीएल कैसे चूज करते थे सर, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन की करंट क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब एक बात बताइए, याद करना, यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। जब हम लोगों ने फाइनाइट वायर के कारण रिजल्ट देखा था, तो हम लोगों ने क्या बोला था,
y पर जाकर dy का एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया था। कोई बच्चा यहां पर भी चूज कर सकता है dy, कोई बच्चा यहां पर भी चूज कर सकता है dy, कोई बच्चा यहां पर भी चूज कर सकता है dy। लेकिन जब हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे तो पी पॉइंट पर हम लोगों ने एक अच्छी चीज देखी थी, वो क्या थी बच्चे? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर अंदर थी, हर पॉइंट पर अंदर, हर पॉइंट पर अंदर, यानी सेम डायरेक्शन में थी। तो हम लोग ने डायरेक्ट ऐड कर दिया था इसको, याद है ना, डायरेक्ट ऐड कर दिया था, हमें कोई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर हम इसी केस में बात करें, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, ये डीएल एलिमेंट है बच्चों। अच्छा, करंट ऐसे चल रहा है, अब ध्यान से सुनना, करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे, ये डीएल है, तो डीएल डायरेक्शन इधर है, यानी ये डायरेक्शन आ गया डीएल। बायट सावर्ट की एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं। अब बताओ क्या करें? सर आपने बोला था जिस पॉइंट पर निकालना है डीएल से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, ये पोजीशन वेक्टर आ गया हमारे पास आर। ठीक है, अब बायट सावर्ट लिखते हैं। बायट सावर्ट क्या कहती है? डीबी, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डीबी होगी, क्योंकि हम लोगों ने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है। डीबी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। अब मेरे बच्चों मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, नहीं थीटा मत, फाई मानते हैं, फाई एंगल। नाउ जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर? डू रिप्लाई मी एवरीवन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर? जल्दी 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 जल्दी। ओके, बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। अब ये चीज समझने की है, अगर मैं बोलूं कि जो एंगल माने हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जो ये एंगल माना है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री। समझिए कैसे, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ध्यान से देखो, डीएल करंट ऐसे चल रहा है, तो डीएल की डायरेक्शन ये रही, थम थम को देखो, इधर है डायरेक्शन, ये क्या है? आर, पोजीशन वेक्टर। क्या है ये? आर, पोजीशन वेक्टर। देखो दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है? डीएल ये रहा, पोजीशन वेक्टर ये रहा, बनाना, ये देखो वही डायग्राम बनेगा आपको, ध्यान से देखो, डीएल आर, बनाना, ये डायग्राम का रेप्लिका। अब बताओ डीएल और आर, डीएल और आर के बीच में एंगल देखो कितना है, सभी को दिखाई दे रहा है? वेरी गुड वेरी गुड, कितना है बच्चों? वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ वेरी गुड, 90 डिग्री। तो हमें समझ में आ गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। फॉर्मूला लगा दो, डीबी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला आ रहा है बच्चों। चलिए जी, आ गया सर अब हमें। अच्छा एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड तो पता लग गया, ये डायरेक्शन कैसे निकाले? अब कल बताया था, डायरेक्शन इस आर के परपेंडिकुलर होती है। किधर होती है? परपेंडिकुलर। अब देखिए कैसे आई, ये देखो, डीएल आर, पाम का है, पाम का है, पाम का है बाहर, ये रहा देखो, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, यानी इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डीबी है। कितने एंगल पर? ए बना 90 डिग्री एंगल। नहीं आया ना समझ में? जल्दी बताइए। ठीक है जी, अब इसमें क्या मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं? अभी ध्यान से सुनना, अगर सभी वाले छोटे छोटे एलिमेंट के कारण इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन अगर इसके कारण अलग, इसके, ये वाला एलिमेंट अलग, ये वाले एलिमेंट के कारण अलग, ये वाले एलिमेंट के कारण अलग, ये वाले के कारण अलग, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उन कंपोनेंट को, एक्स वाले को अलग इंटीग्रेट करेंगे, वाई वाले को अलग इंटीग्रेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोगों ने यही किया था, वहां पे दो कंपोनेंट आते हैं, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल। चलिए यहाँ पे देखिए, अब बिल्कुल इसके सिमेट्रिकली अपोजिट, डायमीट्रिक अपोजिट एंड पर देखते हैं। तो करंट ऐसे आया ना बच्चों, ऐसे आ रहा है, तो अब डीएल इधर आ गया, ये आर हो गया, एंगल तो अभी भी 90 डिग्री हो गया, एंगल तो अभी भी 90 डिग्री हो गया, लेकिन अब आर का है, ये रहा,
डीएल आर, डीएल आर। तो अब इस पे परपेंडिकुलर हो गया हमारा डीबी, यानी डीबी ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें समझ में आया कि सर हर एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में नहीं है तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये पॉइंट समझने आए। फिर क्या देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड सर इसके कारण ए वाली डायरेक्शन में आई, इसके कारण ए वाली डायरेक्शन में आई। ध्यान से देखोगे ना अगर इस फिगर को बच्चे, तो ये एक ना एक कौन शेप बनेगा, कौन शेप, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू रिंग, ये ऐसे घूमने वाली, ये कौन शेप में चलने वाली है। बात समझ में आ गया? अगर मैं यहां से बनाऊं तो यहां से देखिए अलग अलग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जाएगी, ऐसे ये ये कौन शेप बनी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, तो अगर अलग अलग हो रहा है तो क्या करो, एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करो, कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करो, और फिर एक्स वाले को अलग और वाई वाले को अलग करके इंटीग्रेट कर दो। अब ध्यान से सुनना, चलिए ये 90 डिग्री, ये एंगल फाइव, तो ये भी फाइव, ये फाइव क्यों है, बिल्कुल डायमीट्रिकली अपोजिट एंड पे देखा है। अगर ये फाइव, तो ये भी कितना बना बच्चों, ये देखना, आप सुनना ध्यान से, ये फाइव, तो ये बना हमारे पास 90 प्लस फाइव, तो ये कितना बना बच्चों, 90 माइनस फाइव। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई बच्चों हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, हमें पता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180, लेकिन ये कितना है, फाइव, तो ये कितना है, 90, तो ये कितना बना बच्चे, देखो अब x मान लो इसको, तो 5 प्लस 90 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 90 माइनस फाइव। चलो जी, यानी ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 90 माइनस फाइव। अगर ये 90 माइनस फाइव आया तो ये भी कितना है बच्चे, 90 माइनस फाइव। अब डीबी के दो कंपोनेंट कर दो, जल्दी करेंगे डीबी के दो कंपोनेंट, सभी बच्चे करेंगे डीबी के दो कंपोनेंट, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए डीबी का ये वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट थीटा वाली साइड cos थीटा में टूटता है, तो ये कितना बना बेटा, डीबी cos ऑफ 90 माइनस फाइव, और परपेंडिकुलर किधर गया बेटा, डीबी साइन ऑफ 90 माइनस फाइव। चलिए इसका भी ये वाला कंपोनेंट किधर आया बच्चे, इधर ही डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट भी किधर आया बेटा, डीबी cos ऑफ 90 माइनस फाइव, और ये किधर आया बच्चे, डीबी साइन ऑफ 90 माइनस फाइव। अब इस P पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, इफ आई विश टू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ P पॉइंट, तो बनाइए P पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस P पॉइंट के कारण देखिए डीबी, अच्छा एक बार बताइए, cos 90 माइनस फाइव, cos 90 माइनस फाइव यानी साइन फाइव, डीबी साइन फाइव, और इसका भी डीबी साइन फाइव इधर ही है। ऊपर देखिए साइन 90 माइनस फाइव क्या बन जाएगा, cos फाइव, डीबी cos फाइव ऊपर, और डीबी cos फाइव नीचे। अब ध्यान से देखिए, यानी इन सभी छोटे 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 एलिमेंट्स का वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर, वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर, बट क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल एड अप, यस सर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी बी नेट ऑन दी एक्सिस, ऑन दी एक्सिस कितने, समेशन ऑफ किसका, डीबी साइन फाइव का, डीबी साइन फाइव, और डीबी कितना है ये अभी अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने। चलिए जी अब बात करते हैं, अभी क्या इसको बी नेट को मैं डीबी साइन फाइव का समेशन ना बोल के मैं इंटीग्रल भी तो बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकती है, बी इक्वल टू साइन फाइव। डीबी की वैल्यू ये रही, डीबी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई डीएल, साइन 91 बना इंटू साइन फाइव डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब साइन फाइव की वैल्यू निकालनी है, साइन फाइव, फाइव देखिए ये वाले, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना बच्चों, साइन फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी साइन फाइव की वैल्यू देखिए, साइन फाइव कितना हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, रखो वैल्यू। तो देखिए म्यू नॉट आई कैपिटल आर बाय 4 पाई आर क्यूब बाहर,
इंटीग्रल ऑफ डीएल, इंटीग्रल ऑफ डीएल, देखो ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ डीएल। अब डीएल क्या, डीएल इसकी लेंथ है, लेंथ है तो रेडियस कितना है 2 पाई आर, तो डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चे, म्यू नॉट आई आर, देखो ध्यान से, म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। लो बच्चे, ये बी नेट बन गया हमारे पास। अब ध्यान से देखना, लेकिन हमें ये पोजीशन वेक्टर नहीं पता, हमें क्या पता है, हमें ये रेडियस पता है और किस पोजीशन पे हमें कैलकुलेट करना है, एक्स पता है। तो क्या मैं आर को आर और एक्स की टर्म्स में लिख सकता हूँ? यस, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो व्हाट विल वी हैव, आर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए भैया, आर की वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, देखो फॉर्मूला क्या बना, बी नेट, बी नेट देखिए क्या बना बच्चों, म्यू नॉट आई आर इंटू आर, आर स्क्वायर, 2 पाई ने 2 पाई को मारा यानी नीचे बचा 2, आर की वैल्यू को मैंने रखा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है 3, और अंडर रूट का मतलब 1/2, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, मी नोट आई आर स्क्वायर, मी नोट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान से सुनना, इस पे थोड़ी सा एनालिसिस कर लेते, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते इस रिजल्ट को। बताइए यहां तक समझ में आया क्या? वेरी गुड वेरी गुड, बताइए सभी समझ में आया? म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सोचो अगर ये वाले पॉइंट को उठा के मैं वापसी सेंटर पे लेके आ जाऊं तो एक्स की वैल्यू कितनी बनी, 0। पुट कीजिए एक्स की वैल्यू 0। अरे एक्स की वैल्यू 0 कर दी तो सर आप बोलोगे ये तो सेंटर पे तो आ गया, सेंटर पे तो रिजल्ट हमें पता है म्यू नोट आई बाई 2 आर आना चाहिए, आएगा। देखिए एक्स की वैल्यू को 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू को 0 पुट किया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या बचा, आर क्यूब बचा। तो फॉर्मूला देखिए, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो बी देखिए क्या बना, बी सेंटर पर म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर क्यूब, आर स्क्वायर ने आर क्यूब को मारा, म्यू नोट आई बाय 2 आर, स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चे। अच्छा एक चीज और आप लोगों को यहां से देख के समझ में नहीं आ रही, कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा यानी सेंटर से जैसे जैसे दूर चलते चले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो बी नेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के, यानी बी नेट भी कम होता चला जाएगा। यानी मैक्सिमम कहां पर है, सेंटर पर, कहां पर है, सेंटर पर, कहां पर है, सेंटर पर। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं किसका बेटा, बी और एक्स के बीच का डिस्टेंस, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे चलेंगे देखना कैसा है, कैसा ग्राफ बनेगा, जल्दी बताइए, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे कैसा ग्राफ बनेगा। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ओके रिपीट कर दूंगा मैं, नीड नॉट टू वरी, अभी एक बार सुन लीजिए। तो ग्राफ ऐसा बना, इधर भी और इधर भी, देखिए ग्राफ समझ में आया क्या, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। बी और एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो, हाँ समझ में आ गया, बी सेंटर पर है, लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ। अच्छा एक चीज और अच्छी बात लगी बेटा, इस एक्सिस के ना इधर देखी तो मैग्नेटिक फील्ड राइट में आ रही है, अगर इधर देखते तो किधर आती, लेफ्ट में या राइट में। तो ध्यान रखना एक्सिस किधर भी हो, मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस में एक ही डायरेक्शन में आएगी, यानी अगर यहाँ पे भी एलिमेंट चूज करते हैं ना तो मैग्नेटिक फील्ड फिर भी इसी डायरेक्शन में आती है, आप खुद करके देख सकते हो। अब एलिमेंट यहाँ पे मान लेना, तो एलिमेंट यहाँ पे माना है तो इधर, इसके कारण एलिमेंट ऐसे माना है ना, हाँ एलिमेंट ये माना है ना हम लोगों ने, ये रहा, तो पोजीशन वेक्टर ये बन गया नीचे, इसके कारण ऊपर, इधर ही आएगी आपके पास, तो चेक कर लेना। हाँ वेरी गुड,
हाँ, बिल्कुल, 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 वेरी गुड। सेम बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी अगर इतने ही पॉइंट पर एक्स पे जाके मानोगे, तो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, ये तो ये बात समझ के चलना आप लोग। और ये ग्राफ हो गया हमारे पास, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का। अब समझ लीजिए मैं एक बारी जल्दी-जल्दी इसको रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करता हूँ कैसे? कि हमसे बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर पर। सेंटर पे तो हमें पता है म्यू नॉट आई बाय 2r। फिर हम लोगों को बोला एक्सिस पे निकालो, तो एक्सिस क्या होती है बच्चों? एक्सिस ये होती है, सेंटर से पास करने वाली लाइन, ये जो मार्कर दिखाई दे रहा है, दिस मार्कर इज एज एन एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर वायर। चलिए जी ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर निकालना था, हम लोगों को निकाल लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने पी पॉइंट माना, तो हम लोगों को बायट सावर्ट लो है, बायट सावर्ट लो ये कहता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। डीएल एक छोटा सा एलिमेंट है, डीएल एक एलिमेंट मान लिया, तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। बायट सावर्ट लो लगा दिया हम लोगों ने। अब बात आई कि क्या इस डीबी को मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं? आंसर डायरेक्ट इंटीग्रेट तब करेंगे अगर सभी एलिमेंट्स के कारण एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आई, जैसे कि स्ट्रेट वायर के कारण आई थी। बट हमने देखा कि यहाँ पर ये एलिमेंट माना बिल्कुल इसके डायमीटर मीट्रिक अपोजिट एंड पे माना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग हो गई। तो सर, तो हम लोग इनको डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट देखा, हॉरिजॉन्टल देखा तो ऐड हो गया, वर्टिकल देखा तो सब्ट्रैक्ट हो गया। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, बी नेट को लिख सकता हूँ समेशन, समेशन का मतलब सम या इंटीग्रेशन ऑफ इतना। अब डीबी की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके थे। साइन फाई की वैल्यू, फाई क्या है? ये कांस्टेंट एंगल, भाई आर अगर फिक्स रहेगा तो कांस्टेंट एंगल भी फिक्स रहने वाला आई। तो साइन फाई की वैल्यू आ गई आर बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की टर्म्स में, ये आ गया। यहाँ से हम लोगों ने सोल्व कर लिया डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। चलिए, फिर हम लोगों ने आर की वैल्यू को निकाल दी, क्योंकि मुझे रेडियस और एक्स गिवन है, तो आर बाय एक्स की टर्म्स में हम लोगों को आंसर निकल गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक डिक्रीज होती चली जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो स्टार्टिंग के हम लोगों ने वो 5 से 7 न्यूमेरिकल किए थे, दैट इज वेरी 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 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको एक बार एनालाइज करना, और कल की क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे सेम टाइम 2 o'clock से 3 o'clock आपका लेक्चर चलेगा। और जितने अच्छे लेवल पे हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, की वॉचिंग वीडियोस, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।